वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि है राज्य की कार्यपालिका। इसमें हम लोग राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राज्यपाल से। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो है राज्यपाल। जिस तरह से संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन था, राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। तो राज्य में जितने भी काम होते हैं वो सब राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये है आपके अनुच्छेद 153 में। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है 153 कि राज्यपाल के लिए जो अनुच्छेद है 153, ठीक है ना। परंतु एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो हर राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति को दो राज्यों में भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में राज्यपाल, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 154 में है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, और कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो राज्यपाल स्वयं करेगा या फिर वो अपने अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। तो आपको इसमें याद रखना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो होती है राज्यपाल में, ठीक। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अनुच्छेद 156 में देखिए क्या है कि राज्यपाल का कार्यकाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक जो है राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल को कर सकेगा, या फिर अधिकतम 5 वर्ष, या 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। लेकिन अधिकतम उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, ठीक। और राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता। अगर किसी राज्य का राज्यपाल जो है उसका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन उसके कार्यकाल के बाद भी अभी तक जो है कोई दूसरा राज्यपाल नियुक्त नहीं किया गया है, वो तब तक जो है उस पद पर बना रहेगा। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है ना। तो जिस तरह से जो है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो राज्यपाल के लिए कोई भी प्रक्रिया हटाने की जो है उसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। अगला है 157 राज्यपाल पद की योग्यता। तो ये आपकी इसकी दो योग्यताएं क्या हैं कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक। अब राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या हैं, तो राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या हैं कि वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल बिना कोई पैसा दिए सरकारी आवास का इस्तेमाल भी कर सकेगा, और एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक व्यक्ति जो है दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो उसको वेतन किस तरह से दिया जाएगा, तो उसको जो है एक निश्चित अनुपात में वेतन दिया जाता है, निर्धारित अनुपात में, और वो कौन तय करता है, वो तय करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखते हैं राज्यपाल के लिए शपथ अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ ग्रहण करते हैं। तो राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करता है वो जो है जिस राज्य का राज्यपाल होता है उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है वो अपना जो है शपथ ग्रहण करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो जो है उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करेगा, ठीक। अब राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अब देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो थी उसमें क्या था कि वो मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता था, लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को जो है माफ़ करने का अधिकार इसको नहीं है। मृत्युदंड अगर दिया गया है तो राज्यपाल उसको माफ़ नहीं कर सकता।
और जहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उसमें न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दोषी ठहराए गए किसी भी अपराधी की सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है। यानी कि राज्य की कार्यपालिकी शक्ति जहाँ तक है, उसमें जो है अगर किसी ने कोई क्या कहते हैं अपराध किया है, तो उसके लिए जो दोषी ठहराया गया है उसको राज्यपाल माफ़ कर सकता है। राज्यपाल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, ये क्षमा होगा। तो ये देखिए आपका कि ये राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय से अगर संबंधित किसी ने भी कोई अपराध किया है, तब तो जो है राज्यपाल को उसको क्षमा करने की शक्ति है। ठीक है ना, संघ सूची में संबंधित किसी अपराध के लिए राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। ठीक, अब देखिए आपको राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की जारी करने की शक्ति 123 है, उसी तरह से राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 है। तो राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? देखिए किन किन परिस्थितियों में, जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो। ठीक, दोनों सदन सत्र में उस समय नहीं है और लोकहित में कानून बनाना अति आवश्यक हो। तो लोकहित में कानून बनाना आवश्यक हो और विधानमंडल के दोनों सदन भी सत्र में ना हो, तो क्या कर सकता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने के बाद सदन के सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर यदि सदन से अध्यादेश अनुमोदित हो जाता है, तब तो अध्यादेश कानून बन जाएगा। यानी कि आपको जो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अध्यादेश के लिए ये केवल 6 सप्ताह का समय है, कि मतलब जब सदन स्टार्ट होगा, सत्र स्टार्ट होगा सदन का, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर ही वो अध्यादेश अनुमोदित हो जाना चाहिए सदन से। नहीं तो जो है वो क्या होगा, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर 6 सप्ताह के अंदर सदन द्वारा अध्यादेश अनुमोदित नहीं होता तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये 6 सप्ताह याद रखना है, अध्यादेश के लिए 6 सप्ताह है। और यही आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश हो चाहे राज्यपाल का अध्यादेश, उनके लिए 6 सप्ताह ही जो है आपको याद रखना है। ठीक है ना। और अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। यानी कि अध्यादेश जो है, ऐसा नहीं कि अध्यादेश कोई अगर विधानमंडल द्वारा कानून बनाया गया है तो उससे कमज़ोर होगा, नहीं, वो एकदम सेम उसी तरह के होता है, वही प्रभाव उसका होता है। अब देखिए आप कि राज्यपाल को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक, तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 163, राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद और उसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के बारे में क्या उपबंध किया गया है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब आप जानते हैं, जब तक राज्यपाल चाहे। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या होती है, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर विधानसभा में 100 जो है सदस्य हैं तो मंत्रिपरिषद में 15 सदस्य होंगे। ठीक, तो इससे 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद की संख्या। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, लेकिन किसी भी दशा में किसी राज्य में 12 से कम मंत्री भी नहीं होने चाहिए। ये भी है आपका कि किसी भी दशा में किसी राज्य में 12 से कम मंत्री भी नहीं होने चाहिए। और लेकिन दिल्ली में देखो, अब दिल्ली के लिए स्पेशल प्रावधान अलग से है कि दिल्ली में मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो 10% से अधिक नहीं होगी। तो दिल्ली के लिए 10% है, बाकी सबके लिए क्या है? 15%। कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने हुए अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अगर कोई जो है किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। ठीक है ना, केवल 6 महीने तक मंत्री रह सकता है वो, अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है। उसके बाद उसको
किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी आगे मंत्री बने रहने के लिए। अब अनुच्छेद 165 देखते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, महाधिवक्ता। अगर आपको याद हो महान्यायवादी का अनुच्छेद क्या था, वो आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो राज्य का जो महाधिवक्ता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165, महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। जैसे महान्यायवादी था संघ का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, उसी तरह से महाधिवक्ता राज्य में होता है और वह राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये भी कौन करता है, तो ये भी राज्यपाल करते हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल ही नियुक्ति करता है, राज्यपाल ही इसको हटाता है। ठीक, किसको, महाधिवक्ता को। इसका कार्य राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना है। जैसे महान्यायवादी क्या करता था, संघ को जो है विधिक मामलों में सलाह देता था, उसी तरह से महाधिवक्ता राज्य को विधिक मामलों में सलाह देता है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से महान्यायवादी के लिए था कि उसको संसद में जो है कार्रवाई में भाग लेने का और बोलने का अधिकार था, किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं था। सेम आपका जो है महाधिवक्ता के लिए भी है। ठीक, अब देखिए कि महाधिवक्ता जो है राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। तो महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। और इसकी योग्यता क्या होती है, ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो उसी को जो है महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की जो योग्यता होनी चाहिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होनी चाहिए, वही आपका महाधिवक्ता बनने की योग्यता है। दोनों की सेम है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता है वो आपको न्यायपालिका में हम पढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 166 देखते हैं कि राज्य सरकार की कार्यवाहियों का संचालन। प्रत्येक राज्य की कार्यवाही हमेशा राज्यपाल के नाम पर संचालित की जाती है। आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि राज्य के सारे काम जो हैं वो राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। मंत्रियों को कार्यों और विभागों का आवंटन राज्यपाल करता है। ठीक, मंत्रियों को जो कार्य और विभाग हैं वो कौन बांटता है, राज्यपाल। अब देखिए आपका कि अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सरकार की कार्यवाहियों के बारे में सूचित करने का मुख्यमंत्री का दायित्व क्या करता है, जो है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की समस्त कार्यवाहियों की सूचना किसको देता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार की जितनी भी कार्यवाहियाँ होती हैं उन सब की सूचना राज्यपाल को देता है। अब राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति वो भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिस तरह से आपका संसद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थी, संसद नहीं मतलब केंद्र का जो मंत्रिपरिषद था वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थी, उसी तरह से जो है राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।